नमस्कार। आज अपने कक्षा 12 के इतिहास के दूसरे अध्याय भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ में एक महत्वपूर्ण बिंदु हर्षकालीन भारत या जो पुष्यभूति वंश का जो पुष्यभूति या वर्धन वंश का जो शासक है हर्षवर्धन, उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो है इसकी पृष्ठभूमि ये है कि गुप्त वंश का जब अंत हो जाता है लगभग 550 ईस्वी के आसपास, तो उसके बाद में जो है भारत में कोई खास एक वंश जो है वो नहीं है कि एक प्रकार से पूरे भारत को अपने आप में कंट्रोल कर सके। हाँ, उत्तर भारत में कहीं ना कहीं ये पुष्यभूति और वर्धन वंश जो है वो अपने आप में थानेश्वर या स्थानेश्वर जो है एक जगह का नाम है, अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उस जो है स्थान पर अपने आप में ये एक वंश जो है वो शुरू होता है और इस वंश ने कहीं ना कहीं जो है उत्तरी भारत पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया। लेकिन वर्धन वंश भारत का प्राचीन भारतीय इतिहास की यदि बात करें तो वह उसका जो है पहला सार्वभौमिक जो है अंतिम जो है सार्वभौमिक वंश माना जा सकता है, क्योंकि पहला मौर्य वंश था जिसने अपने आप में पूरे भारत को अपने आप में अपने अधिकार में रखा, और अंतिम जो है एक प्रकार से अपने प्राचीन भारतीय इतिहास की यदि बात करें तो उसमें जो है अपने इस पुष्यभूति या वर्धन वंश को ले सकते हैं, जो लगभग जो है उत्तरी भारत पे अपना जो है शासन स्थापित कर पाता है। तो उसी की जो है कुछ पृष्ठभूमि अपने जो है यहाँ बनाते हैं, और वो ये है कि लगभग 550 ईस्वी के आसपास जो है इस उत्तर भारत में जो है शक्तिशाली राजवंशों में स्थानेश्वर या फिर थानेश्वर में प्रसिद्ध वर्धन वंश का उदय होता है। ठीक है जी। और इसका प्राचीन नाम जो है वो श्रीकंठ या श्रीकंठ है अपने आप में। इस थानेश्वर का या स्थानेश्वर जो जगह है उसका नाम अपने आप में श्रीकंठ अपने जो है प्राचीन इतिहास में देखते हैं उसका नाम। और यहाँ पर पुष्यभूति ने जो है वर्धन वंश की स्थापना की थी। पुष्यभूति जो है इस वर्धन वंश का आदि पुरुष माना जाता है जिसने इस वंश की शुरुआत की थी। उसके बाद में जो है इस वंश का जो एक महत्वपूर्ण शासक आता है प्रभाकर वर्धन। तो वो जो है वर्धन वंश का जो है अपने आप में प्रथम स्वतंत्र शासक कहा जा सकता है, ये जो प्रभाकर वर्धन था। और प्रभाकर वर्धन जो है इससे जो है वर्धन वंश का जो कर्मपद इतिहास है वो अपने को एक उसकी जो है एक लिस्ट या उसकी अपनी जानकारी अपने को प्राप्त होती है। बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है अपने जो लेसन का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हर्षवर्धन या शीलादित्य, भी इसका जो है एक प्रकार से इतिहास में नाम आता है। 606 ईस्वी से लेकर और 647 ईस्वी तक जो है इस व्यक्ति का शासन रहा है, इस शासक का शासन रहा है शासनकाल। और इस पुष्यभूति वंश का ये सबसे महान शासक रहा है, ये अपने को याद रखना है। याद रखेंगे पुष्यभूति या इस वर्धन वंश का यह है कर्मानुसार देखा जाए तो चौथा शासक है। पहला जो है पुष्यभूति खुद, उसके बाद में जो है उसका पुत्र जो है भास्कर वर्मन और या प्रभाकर वर्धन जिसको बोल देंगे। तो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हैं, एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन। तो चौथे नंबर पे जो है हर्षवर्धन आता है जो इस वंश का जो है एक महान शासक माना जाता है। चौथा और अंतिम है ये। इसके बारे में वर्धन वंश जो है इसकी मृत्यु के बाद, क्योंकि निसंतान था तो इसकी मृत्यु के बाद वर्धन वंश अपने आप ही जो है सबका समाप्त हो जाता है। शुरुआत करते हैं पुष्यभूति वंश के जो है एक प्रकार से इस हर्ष की। तो हर्ष जो है इस वंश का सबसे महान शासक रहा है। ठीक है जी। दो राजधानियां उसकी हुआ करती थी, एक थी जो है थानेश्वर जहां से उन्होंने अपना राज्य शुरू किया है, और दूसरा उन्होंने कन्नौज को जीतकर उस कन्नौज भी जो है एक प्रकार से उसकी राजधानी रही है। तो दो जो है एक प्रकार से इसकी राजधानियां बनाएगी। अब इसकी जो है आगे बात यह है कि कन्नौज के साथ वो किस तरीके से अपना शासन स्थापित करता है। तो गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित जो है हर्षवर्धन की ये राजधानी है, और इस कन्नौज को जो है उस समय महोदय श्री के नाम से जो है भी पुकारा गया है। तो ये याद रखेंगे, महोदय श्री जो है हर्ष के समय में कन्नौज का ही एक अन्य नाम है। उसके बाद में है हर्ष के समय जो है यह उत्तरी भारत का एक प्रमुख नगर था। ये जो कन्नौज जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। और हर्ष ने थानेश्वर के साथ साथ कान्यकुब्ज मतलब कन्नौज को ही कान्यकुब्ज या महोदय श्री कहा गया है। तो इस कान्यकुब्ज का जो है शासन वो भी संभाल लिया था। तो ये याद रखने वाली बात है। कन्नौज के संबंध में जो है थोड़ी सी अलग से बात। उसके बारे में बात आती है महादान भूमि, एक जो है इसका उपनाम है, ये हर्ष को कहा जाता है महादान भूमि। उसके बारे में भारतीय हातिम भी जो है एक प्रकार से हर्ष को ही कहा जाता है। ये इसके बारे में कुछ इसके निकनेम कह सकते हैं, अपने इसके उपनाम हैं। उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर्ष की उपाधि है सकलोत्रा पथनाथ। अब ये सकलोत्रा पथनाथ का मतलब क्या है ये थोड़ा सा याद रखना है। इसका मतलब होता है उत्तरी भारत का स्वामी। सकलोत्रा मतलब सारे के सारे उत्तरी भारत, सकल का मतलब सारा,
उत्तरा का मतलब उत्तर हो गया, उत्तर भारत। पथनाथ मतलब उत्तरी भारत का जो है एक प्रकार से नाथ, नाथ का मतलब स्वामी होता है। उत्तरी भारत का जो है एक प्रकार से राजा या स्वामी जो है एक प्रकार इसे हर्ष को कहा गया है। ये इसकी उपाधि है सकलोत्रा पथनाथ, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो एक शासक है जिसका नाम है अपने चालुक्य वंश का शासक है पुलकेशिन द्वितीय। उसका जो है ऐहोल, एक ऐहोल अपने आप में एक जगह है, वहां पर जो है उसने एक अभिलेख स्थापित किया था, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, चालुक्य वंश का जो है ऐहोल अभिलेख उसको जो है कहा जाता है। उसमें भी जो है एक प्रकार से इस हर्ष की उपाधि सकलोत्रा पथनाथी प्राप्त होती है। तो ये एक अलग से थोड़ी सी बात याद रखेंगे आप। उसके बाद में जो है बात आती है, हर्षकालीन साहित्यकार था एक मतंग या म्यूर जिसको बोला गया है। और काम शास्त्र का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टक। ठीक है जी, उस अष्टक का रचिता ये माना जाता है। और साथ साथ में कोढ़ रोग से ग्रसित हो जाने पर जो है सुरेश शतक नामक ग्रंथ की भी उस व्यक्ति ने रचना की थी। तो कोढ़ी था, अपने आप में कोढ़ रोग हो जाता है उसको, इस मतंग या म्यूर को। ठीक है, अष्टक की उसने रचना की थी उससे पहले, और कोढ़ होने के बाद में उसने जो है सुरेश शतक नामक एक अलग से जो है ग्रंथ की रचना की है। उसके बाद में सोढल नाम का एक अन्य जो है इसका हर्ष के समय का ही एक साहित्यकार है, उसने अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ की रचना की है। भास्कर वर्मा जो कि कामरूप उत्तर प्रदेश का जो है एक प्रकार से शासक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे भास्कर वर्मा। इस हर्ष ने इस कामरूप के शासक भास्कर वर्मा से समझौता किया, उसके साथ अपने आप में मित्रता प्राप्त जो है उसकी की उसके साथ। और इसी व्यक्ति की सहायता से जो है क्या किया है जी, हर्ष ने 606 ईस्वी में जब वो शासक बनता है तब से लेकर और 619 ईस्वी के दौरान उसने ये शशांक जो कि गौड़ वंशीय शासक है उस समय बंगाल का, तो बंगाल के इस गौड़ वंशीय शासक शशांक को जो है इसने पराजित किया, उसको मार दिया था। अब क्यों इसको पराजित किया, क्यों मारा है, तो इसका कारण ये है क्योंकि हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन उस समय शासक था। तो क्या हुआ कि 606 ईस्वी में इस शशांक ने धोखे से इस राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। उस समय जो है ये न चाहते हुए भी जो है एक प्रकार से इस हर्षवर्धन को जो है शासक बनना पड़ा, अपने भाई से बड़ा प्रेम था इसका। और फिर भी जो है ये उसकी मृत्यु के बाद, उसकी हत्या के बाद ये शासक बनता है। इस शशांक ने उसकी हत्या की धोखे से, और बाद में जो है जब ये सिंहासन पर बैठता है तो उस समय ये कसम खाता है कि मैं पूरी इस पृथ्वी से, इस सृष्टि से गौड़ वंश का पूरी तरह से समूल नाश कर दूंगा। और उसके लिए जो है वो लगातार प्रयासरत रहा, और 619 ईस्वी में जाते जाते उसने जो है इस शशांक नामक गौड़ वंशीय शासक जो कि बंगाल का शासक था उसको ये मार पाया और अपने भाई की मृत्यु का बदला ले पाया। तो ये एक प्रकार से इसके बारे में जो है बात ये है कि इस भास्कर वर्मा जो है इस व्यक्ति ने इसकी जो है एक प्रकार से सहायता की थी। मधुबन का लेख 613 ईस्वी में जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये थोड़ी सी बात वो ये है कि उत्तर प्रदेश के महू, आजमगढ़ जिला है, महू जिला, तो महू आजमगढ़, तो इस महू आजमगढ़ में जो है एक प्रकार से एक अभिलेख है और उस अभिलेख में हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। बांसखेड़ा अभिलेख महत्वपूर्ण हो जाता है। 628 ईस्वी में जो है बांसखेड़ा अभिलेख जो है स्थापित किया गया, लिखा गया। कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित है। ठीक है, बांसखेड़ा नामक स्थान पर। और इस अभिलेख में हर्षवर्धन के हस्ताक्षर मिलते हैं, बहुत सारी पांडुलिपियों में भी, और बहुत सारे जो एक प्रकार से पुरानी जो इतिहास की जो पुस्तकें हैं उनमें हर्षवर्धन के इस जो है एक प्रकार से बांसखेड़ा जो है अभिलेख में उसके जो हस्ताक्षर हैं वो भी एक प्रकार से किए हुए चित्र भी प्राप्त होते हैं। तो याद रखेंगे हर्ष के जो हस्ताक्षर से एक प्रकार से हस्ताक्षरित एक प्रकार से जो बांसखेड़ा अभिलेख है वो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में अपने आप में ये बना हुआ है। जी हाँ, उसके बाद में हर्ष द्वारा जो है कुछ संस्कृत नाटक लिखे गए थे, जैसे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इंपॉर्टेंट है ये बात भी, पेपर में पूछा जाता है। एक अपने आप में नाटककार या एक साहित्यकार के तौर पे जो है हर्षवर्धन का मूल्यांकन जब करना होता है तो नागानंद, रत्नावली और उसकी प्रियदर्शिका ये उसकी महत्वपूर्ण जो है उसकी पुस्तकें हैं, नाटक ग्रंथ हैं, आप याद रखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय जिसके बारे में अपनी चर्चा की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में हर्षवर्धन के बारे में प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। ये 634 ईस्वी में हुआ क्या, रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख हर्ष के संबंध में जानकारी देने वाला एक प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है ये। ठीक है जी, ऐहोल जो है कर्नाटक में अपने आप में ये पड़ता है।
एक जगह है, तो वहां पर यह अभिलेख स्थापित है। इस अभिलेख के अनुसार दक्षिण भारत के इस पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का शासक था, तो चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया था। इंपॉर्टेंट बात है ये, दक्षिण भारत का यह प्रथम और महत्वपूर्ण शासक माना जाता है जिसने उत्तर भारत के किसी महान शासक को पराजित किया है। हुआ क्या था कि हर्ष नर्मदा नदी पार करते हुए और अपने आप में विंध्याचल पर्वत को पार करके और दक्षिण भारत पे अपनी विजय पताका फहराना चाहता था, पूरे भारत को अपने अधिकार में लेना चाह रहा था। तो उसके जो है इस विजय अभियान को जो है अपने आप में इस पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का ये शासक है, और इस व्यक्ति ने जो है एक प्रकार से इसको पराजित करते हुए इसको रोका था। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखने वाली है। फिर बात आती है इसका जो है एक दरबारी कवि है बाण भट्ट, जिसके बारे में बहुत सारी, जिसने हर्षवर्धन के बारे में जो है जानकारी देते हुए बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ उसने जो है लिखे हैं। तो इस बाण भट्ट के बारे में बात करते हैं। हर्ष का सबसे प्रसिद्ध एक प्रकार से दरबारी कवि था ये बाण भट्ट जो था, और अपनी समास शैली जो है के आधार के लिए जो है वो प्रसिद्ध था। उसने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 2-3 नाम यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले बात आती है हर्षचरित। तो हर्षवर्धन को जो है बाण भट्ट ने जो है इस कृति में चतुसमुद्राधिपति अर्थात चारों समुद्रों का अधिपति, चारों समुद्रों का एक प्रकार से कहेगी अपने आप में शासक उसने जो है स्वामी उसने माना है, और सर्व चक्रवर्ती नाम धीरेय आदि उपाधियों से समलकृत किया है, अर्थात आदि उपाधियां उसने दी हैं। चतुसमुद्राधिपति और सर्व चक्रवर्ती नाम धीरेय, ये एक प्रकार से उपाधियां हैं हर्षवर्धन की, जो कि इस बाण भट्ट ने अपने आप में इस हर्षवर्धन को इस हर्षचरित नामक ग्रंथ में दी है। थोड़ा याद रखेंगे इसको। उसके बाद में उसने एक संस्कृत साहित्य का एक प्रथम उपन्यास लिखा है जिसका नाम है कादम्बरी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है कि एक सर्वोत्तम और सबसे महत्वपूर्ण जो है एक उपन्यास है, संस्कृत साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है, जो कादम्बरी नाम से इस बाण भट्ट ने लिखा था। तो बाण भट्ट को कादम्बरी कथा लिखने की प्रेरणा गुणाढ्य की पेशाची भाषा में लिखित वृहद कथा से जो है प्राप्त होती है। गुणाढ्य ने जो है वृहद कथा नामक एक ग्रंथ लिखा, एक नाटक लिखा, और उसी जो है नाटक पर आधारित जो है एक प्रकार से इसने अपने आप में कादम्बरी नामक ये संस्कृत उपन्यास लिखा था। तो उसकी प्रेरणा अपने आप में इस गुणाढ्य की वृहद कथा से जो है प्राप्त होती है, उसको प्रेरणा मिलती है, और उसी से जो है एक प्रकार से आगे जो है अपने आप में क्या थी इस नाटक के जो है वो आगे से आगे इसको इस उपन्यास को वो लिखता है। तो इसके बारे में इतनी सी खास बात याद रखनी, और कोई खास इसमें है नहीं है। उसके बाद में जो है एक बात ये है कि इस बाण भट्ट द्वारा लिखी गई ये कादम्बरी जो है ये लिखते लिखते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो लिख ही रहा था, इस दौरान पूरा नहीं हो पाया था और उसी दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पहला भाग जो है इसका बाण भट्ट ने जो है लिखा है, और उसका उत्तर भाग था, उसके बाद वाला जो दूसरा भाग है उसका एंड पॉइंट जो है एक प्रकार से वो उसके पुत्र भूषण भट्ट, जिसको पुलिंद भट्ट भी कहा जाता है, उस व्यक्ति ने पूरा किया था। तो पहले भाग को जो है बाण भट्ट ने पूरा किया कादम्बरी के, और उसका जो दूसरा भाग है उसको जो है अपने आप में इस भूषण भट्ट जो उसका बेटा ही है उसने इसको पूरा किया है। पार्वती परिणय जो है परिणय उसका अपने आप में एक नया जो है एक प्रकार से ग्रंथ है, साहित्य ग्रंथ है। तो ये एक याद रखने वाली बात है बाण भट्ट के बारे में। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट जो है बात आती है इस ह्वेन सांग या युआन च्वांग के बारे में। अब ये युआन च्वांग या ह्वेन सांग कौन है? तो चीन का एक महत्वपूर्ण जो है एक तीर्थयात्री है, बौद्ध भिक्षु था ये, और भारत में अपने आप में बहुत सारे जो ये जो महात्मा बुद्ध की से जुड़ी हुई जितनी भी जो जगह हैं या उनके संबंधित जो ग्रंथ हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप में ये आता है भारत में, भारत की यात्रा पर। 600 ईस्वी में जो है चीन के होनान प्रांत में जो है इस व्यक्ति का जन्म होता है, इस ह्वेन सांग का, और हर्ष के समय में जो है शासनकाल में 629 ईस्वी में ये भारत में आ जाता है। ठीक है जी। और महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि कर्म भूमि होने के कारण और मौलिक ग्रंथ अर्थात भारत के जो एक प्रकार से जो इस बौद्ध धर्म के जो है मौलिक ग्रंथ हैं, उन मौलिक ग्रंथों को जो है पढ़ने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए जो है एक प्रकार से 629 ईस्वी में चीन से इसने भारत के लिए प्रस्थान किया था। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखने वाली हैं इस ह्वेन सांग के बारे में, और वो ये है कि ह्वेन सांग ने CU की, ये एक महत्वपूर्ण जो है ऐतिहासिक जो है ग्रंथ है CU की, जिसका अर्थ होता है जीवनी।
नामक एक ग्रंथ की रचना की है। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाने वाला सवाल है ये। उसके बाद में ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अर्थात तीर्थ यात्रियों का राजकुमार की जो एक प्रकार से संज्ञा दी गई है। याद रखेंगे, पेपर में डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न है जिन पे मैं टिक कर रहा हूं। उसके बाद में ह्वेनसांग ने चालुक्य राजा, वही पुलकेशिन द्वितीय जिसके बारे में अपने बात की है थोड़ी देर पहले, तो उस पुलकेशिन द्वितीय के चालुक्य वंशीय शासक के राज्य में 641 ईस्वी में इसने यात्रा भी की थी। ऐहोल जो अपने महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में नहीं, सॉरी, तो याद रखेंगे। तो ह्वेनसांग ने अपने आप में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, जिसने एक प्रकार से पराजित किया था इस हर्षवर्धन को, उसके विजय अभियान को दक्षिण भारत में जाने से रोका था, तो उसके जो है राज्य में 641 ईस्वी में एक प्रकार से यात्रा करता है। फिर है कि ह्वेनसांग जिस समय नालंदा पहुंचा था, नालंदा विश्वविद्यालय, अपने पहले भी जो है एक प्रकार से गुप्त वंश के जो है इतिहास में भी उसके बारे में अध्ययन किया था। उस समय जो है एक प्रकार से जब ये वहां पहुंचता है तो शीलभद्र जो है वहां का कुलपति या वहां का जो है प्रधानाचार्य एक प्रकार से हुआ करता उस विश्वविद्यालय का, तो उसके बारे में अपने पिछले जो है चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में जो है हर्षवर्धन के समय में एक खास बात यह है कि उसके समय में एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है, अर्थात बौद्ध धर्म सभा जिसको अपने बोलते हैं उसका आयोजन किया जाता है, और उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है कन्नौज में जो है इस ह्वेनसांग ने ही की थी। याद रखेंगे, हर्ष के समय में कन्नौज के अंदर एक बौद्ध सभा आयोजित की गई और उस बौद्ध सभा का आयोजन जो एक प्रकार से अध्यक्ष है वो इसी ह्वेनसांग नामक चाइनीज यात्री को जो है वो बनाया गया था। हाँ जी। उसके बारे में खास बात यह है कि एक प्रकार से वह मध्य एशिया के अपने आप में एक मार्ग से होता हुआ भारत की तरफ जो है वो आता है, ये जो क्या नाम है इसका, ह्वेनसांग जो है, और उसके बाद में जो है वो भारत के बहुत सारे नगरों में एक प्रकार से होता हुआ 636 ईस्वी में भारत की हर्षवर्धन की राजधानी इस कान्याकुब्ज अर्थात कन्नौज जो है वो पहुंच जाता है। तो 636 ईस्वी में भारत में वो प्रवेश करता है, भारत के लिए यात्रा करता है, और 636 ईस्वी में जो है वो हर्षवर्धन के राज्य में जो है अपने आप में एंटर हो जाता है, प्रवेश कर देता है। जी हाँ, कान्याकुब्ज अर्थात इस कन्नौज में जो है एक प्रकार से वो आ जाता है। एक तो ये याद रखेंगे, और वापस जब वो जाता है यहाँ से तब भी जो है वो उसी मार्ग का जो है एक प्रकार से अनुसरण करता है जिस मार्ग से वो वापस आया था। याद रखेंगे, इससे पहले जो है एक प्रकार से एक चीनी यात्री था फाहियान, जो कि अपने आप में 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक है उसके समय में वो आया था। तो वो एक प्रकार से आया स्थल मार्ग से लेकिन गया समुद्री मार्ग से था, लेकिन ह्वेनसांग उसी मार्ग से वापस गया है जिस मार्ग से वो आया था। तो मध्य एशिया में जो एक प्रकार से जहां रेशम मार्ग की जिसमें अपने बात करते हैं उसी रेशम मार्ग से वो अंदर आता है, भारत में एंटर करता है, और वापस भी उसी मार्ग से जो है एक प्रकार से वो अपने देश चला जाता है। जी हाँ, तो ह्वेनसांग का एक मित्र है ह्वीली, तो ह्वीली नामक एक जो है इसका मित्र है ह्वेनसांग का, उसने ह्वेनसांग की जो है एक प्रकार से जीवनी भी लिखी है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर खास बात यह है कि ह्वेनसांग ने भारत के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में कुछ खास जानकारियां दी हैं। क्या है वो लिखता है कि हर्ष सत्कर्मों के प्रति बड़ा अपने अनुराग में सोना खाना भी भूल जाता है, यानी इतना एक प्रकार से वो अपने एक क्या बोलेंगे कि उसको वो बहुत ज्यादा जो है वो अपने आप में क्या है कि एक बिजी जिसको अपने बोल देंगे, ठीक है जी हाँ, व्यस्त जो है अपने आप में इसका जीवन है हर्षवर्धन का, सॉरी। तो इस व्यस्त जो है और अपने सत्कर्मों में वो इतना जो है बिजी रहता है कि वो अपने आप में सोना खाना पीना वो भी जो है एक प्रकार से भूल जाता है। तो ये इसकी खास बातें हैं। कभी थकते नहीं है वो, ये एक प्रकार से ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन की कुछ बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। कभी थकते नहीं थे, दिन उन्हें बहुत छोटा लगता था, प्रजा के सुख दुख को जो है समझने के लिए वे देश का दौरा किया करते थे। ये एक प्रकार से बोला गया है इस हर्षवर्धन के बारे में ह्वेनसांग द्वारा। फिर एक अन्य जो है चीनी यात्री जो है हर्षवर्धन के थोड़े टाइम बाद जो है 670 ईस्वी से 695 ईस्वी तक भारत में रहता है, उसका नाम है इत्सिंग। तो इस इत्सिंग नामक जो है चीनी यात्री द्वारा जो है भारत की यात्रा की जाती है। और फिर है कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं और काओ सेंग चुनाव नामक जो है उसने 2 ग्रंथों की भी रचना की है इस इत्सिंग ने। हर्षवर्धन के बारे में डायरेक्ट प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो है
कान्यकुब्ज की धर्म सभा और उसके बाद में जो है कन्नौज या प्रयाग की जो है प्रयाग में महामोक्ष परिषद। डायरेक्ट प्रश्न इसी पे जो है पूछे जाते हैं, अपने इन्हीं को जो है दोहराते हैं। क्या है ये सुने। तो क्या है कि 643 ईस्वी में हर्ष ने कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज में जो है एक प्रकार से बहुत सारे संप्रदायों के आचार्यों और अनुयायियों की एक महासभा बुलाई। अपने आप में सभी धर्मों के जो है महात्मा या उनके जो आचार्य हैं और अनुयायी हैं उनको वो अपने आप में इस कान्यकुब्ज अपनी राजधानी कन्नौज में बुलाता है और इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। 20 दिन तक जो है प्रकार से ये सभा चलती है और एक इतिहासकार हैं R.K. मुखर्जी, तो उन्होंने कहा है कि हर्ष के पक्षपात के कारण यह धार्मिक पार्लियामेंट अर्थात ये धार्मिक महासभा जो है वो अपने आप में एक सांप्रदायिक सभा में बदल गई थी। क्योंकि इस जो है कन्नौज की सभा में क्या हुआ, यानी कान्यकुब्ज की सभा में ह्वेनसांग को अपने आप में बनाया गया इसका अध्यक्ष, और इसमें जो है ह्वेनसांग अपने आप में इस व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुआ और इसके विचारों से और इसकी बातों से। और इसी दौरान जो है क्योंकि ह्वेनसांग अपने आप में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, बौद्ध धर्म को अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से हर्षवर्धन भी इसकी तरफ जो है झुकता चला गया और जो है अपने आप में इस ह्वेनसांग ने क्या किया कि उसको अपने आप में बौद्ध धर्म में दीक्षित भी कर दिया था, बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था हर्षवर्धन ने। तो क्या हुआ कि ह्वेनसांग का इस हर्षवर्धन के ऊपर इतना प्रभाव था कि इसने सभा के अंदर ही अपने आप में यह कह दिया, यानी एक प्रकार से अपनी इस सभापतियों को या जितने भी जो इसमें आचार्य या अनुयायी जो है एक प्रकार से अन्य धर्मों के जो इकट्ठे हुए हैं उनको डायरेक्ट एक प्रकार से कह दिया कि जो व्यक्ति इस ह्वेनसांग के साथ बहस करेगा बौद्ध धर्म को लेकर या ह्वेनसांग को भला बुरा कहेगा तो उसको जो है तत्काल उसकी जुबान काट ली जाएगी। तो अपने आप में जो है इस कन्नौज की जो है क्या है कि इस परिषद में अपने आप में उसके ऊपर आक्रमण भी फिर जो है एक प्रकार से होता है, क्योंकि हर्षवर्धन अपने आप में पक्षपात ले रहा है पूरी तरह से इस ह्वेनसांग की, और इस वजह से जो है उसको मारने का भी प्रयास जो है इस जगह पर किया जाता है। लिखा भी है प्रारंभ में जो है हर्ष ने यह घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति ह्वेनसांग के विरुद्ध बोलेगा यानी उसकी कटनी करेगा, उसकी बातों को जो है टोकेगा तो उसकी जो है जीभ यानी जुबान काट ली जाएगी, अपने बात कर चुके हैं। फिर है कि महायान जो है धर्म की विजयी घोषित कर दिया गया उस समय, और इसमें जो है हर्ष की हत्या का प्रयास भी किया गया था। बातें हो चुकी हैं अपने, क्योंकि पक्षपात कर रहा है इस वजह से लोगों ने जो है तंग आकर उसको जो है मारने का भी प्रयास किया हर्ष को, लेकिन जैसे तैसे वो बच जाता है। ह्वेनसांग को जो है उसने एक प्रकार से इस हर्ष ने महायान देव और फिर मोक्ष देव आदि की उपाधियां भी उसने दी हैं। तो ये इस कान्यकुब्ज यानी कन्नौज की धर्म सभा अपने आप में R.K. मुखर्जी के अनुसार ये है कि इस हर्षवर्धन के पक्षपात के कारण जो है वो धार्मिक पार्लियामेंट अर्थात धार्मिक महासभा जो थी वो अपने आप में सांप्रदायिक जो है एक प्रकार से सभा में बदल जाती है। बहुत पक्षपात करता है एक प्रकार से वो व्यक्ति। फिर बात आती है उसके बाद में उसी समय थोड़े टाइम बाद जो है प्रयाग की जो है महामोक्ष परिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन अपने आप में एक ऐसा भारत का शासक है जो अपने राज्याभिषेक के हर 5वें वर्ष अपने द्वारा जितना भी राजस्व या जितना भी संपत्ति इकट्ठी की जाती है उसको वो दान में लगा देता था, दान पुण्य कर देता था उस पूरी की पूरी संपत्ति का, और खाली हाथ अपने जो है उस सभा से वापस लौटता था। प्रयाग में हर 5वें वर्ष जो है ये किया करता था। उसकी अंतिम एक प्रकार से जो ये जो महामोक्ष परिषद है वो 643 ईस्वी में जो है वो होती है। अब इस व्यक्ति के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसने ऐसा दान पुण्य किया है कि ऐसा इतिहास में ना शायद पहले कभी हमने पढ़ा है और ना जो है निकट भविष्य में कभी हम पढ़ पाएंगे कि एक राजा अपने जो है वस्त्र तक एक प्रकार से दान पुण्य करते और नंगा होकर अपने आप में एक अपने घर पर जो है वो जाता है। बहुत बड़ी बात है ये एक प्रकार से एक राजा होते हुए इस तरीके का दान पुण्य करना। तो एक बहुत बड़ा जो है अपने आप में ये दान पुण्य जो है महादानीकरण की तरह जो है एक प्रकार से जिसने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, ऐसा ही जो है एक प्रकार से इस हर्ष के बारे में जो है एक प्रकार से कहा जाता है। पढ़ते हैं अपने इसके बारे में। तो लिखा कि 643 ईस्वी में ह्वेनसांग ने प्रयाग में यानी प्रयाग जो अपने आप में वही जिसको अपने आज प्रयागराज
उस समय इलाहाबाद भी इसको कहा जाता है, जहाँ पे गंगा और यमुना दोनों नदियां जो है आपस में संगम होता है उनका। तो उस गंगा और यमुना के संगम के आसपास वाले क्षेत्र में जो है आयोजित एक सभा में क्या है कि महामोक्ष परिषद में उसने भाग लिया है, खुद ही आयोजित करता है इसको। और ये परिषद जो है 75 दिनों तक चली है लगातार, और इसमें 18 देशों के राजा जो हैं वो उपस्थित हुए हैं। इसका मतलब हर्षवर्धन का प्रभाव इन राजाओं पर था कि उसके एक इशारे पर ये सारे 18 देशों के राजा अपने आप में इस प्रयाग सभा में, इस प्रयाग की महामोक्ष परिषद में उसके कहने पर जो है उपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये। इसमें जो है वल्लभी का ध्रुवसेन द्वितीय और कामरूप का भास्कर वर्मा जो उसका मित्र भी है, तो ये भी अपने आप में, वल्लभी गुजरात में और कामरूप जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास वाला क्षेत्र है। तो वहां का जो है एक प्रकार से शासक, ये जो इसका मित्र भी था, शशांक को मारने में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था उसका। ठीक है जी, जी हाँ। तो उसके जो है दरबार में इस क्या जी इन जो है महामोक्ष परिषद में वो अपने आप में दोनों शासक भी शामिल होते हैं। तो ये भी एक प्रकार से जानकारी याद रखेंगे आप। हर्ष ने अपने सारे आभूषण और सारे के सारे राजकीय वस्त्र तक दान कर दिए थे, और बिल्कुल जो है निवस्त्र होकर अपनी बहन राज्यश्री के पास जाता है, और उसके राज्य में जाकर और वहां जाकर जो है एक प्रकार से वो उससे वस्त्र लेकर और अपने तन को ढकता है, और फिर अपने वापस जो है अपनी कन्या कुब्ज राजधानी में वो जाता है। यानी प्रयाग में वो दान पुण्य करता है, और पास में ही उसकी बहन का ससुराल है, और वहां जाता है वो अपनी बहन के पास, और वहां से उससे वस्त्र उधार लेकर कि मैंने अपने तन को ढकना है और मुझे अपनी राजधानी वापस लौटना है, कृपया करके कपड़े दीजिए। तो वो वस्त्र वहां से उधार लेकर वो पहन के वो अपने आप में अपने तन को ढकता है और वापस जो है कन्याकुब्ज अपनी राजधानी में जाता है। इस तरीके का दान पुण्य हुआ क्या, ऐसा जो है एक प्रकार से किंवदंती या यूं बहुत सारी ऐतिहासिक जो है घटनाओं में ये मिलता है कि सब कुछ जो है उसने दान पुण्य कर दिया। इस 75वें दिन लास्ट दिन तक वो जो है लगातार 75 दिन तक दान करता रहा है। तो दान करते करते जो है सब कुछ उसके पास से चला गया। तो एक औरत जो है लास्ट में बच जाती है, और वो आती है इस हर्ष के पास और कहती है कि मुझे भी कुछ दान दीजिए। तो हर्ष ने अब जो है हाथ हिलाते हुए कहा कि मेरे पास कुछ बचा नहीं है। तो वो कहती है क्यों नहीं बचा, तेरे वस्त्र तेरे पास हैं, तो वो तू वस्त्र मुझे दान दे दे। तो फिर जो है उस औरत के कहने पर जो है अपने आप में वो वस्त्र भी जो है एक प्रकार से दान दे देता है। जिस तरीके से कर्ण ने अपने आप में जो है इंद्र भगवान के जो है कहने पर उसके जो है वस्त्र अपना जो है वो कवच, जिससे पता था कि ये मेरा यदि चला गया तो मेरी शायद मृत्यु भी हो जाएगी कल युद्ध में, महाभारत के उस युद्ध में, तब जो है अपनी मृत्यु को पास में देखते हुए भी उसने जो है अपने आप में मृत्यु का जो है कोई भय नहीं, और उसने जो है वो अपने आप में दान कर दिया था। ठीक उसी प्रकार से उस औरत के कहने पर वो अपने वस्त्र तक जो है ये प्रकार से दान कर देता है, और अपनी इज्जत का ख्याल तक वो नहीं रखता है। इतना महान दान आज तक पूरे विश्व में किसी शासक द्वारा नहीं हुआ है। जी हाँ, उसके बारे में बात आती है, संसार के इतिहास में ऐसे राजकीय महादान का उदाहरण अन्यत्र और कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसलिए इंपॉर्टेंट बात है ये महामोक्ष परिषद, जो कि अपने आप में इस प्रयाग नामक स्थान पर इस हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। तो ये आज की जो है इस वीडियो में जो है कुछ खास जो बातें अपने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ी हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद करें। इसमें जो है बाणभट्ट, हवैनसांग, महामोक्ष परिषद, प्रयाग वाली और कन्याकुब्ज की धर्म सभा, इन पे जो है पेपर में प्रश्न जो है ज़्यादातर रिपीट होते हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करें सॉरी। और अब इनमें जो है कुछ प्रश्न हैं, फटाफट आप जो है इन प्रश्नों को जो है थोड़ा लिख लें, ताकि गृह कार्य भी जो है आपका होमवर्क जो है वो पूरा हो सके। और वो इस तरीके से हैं प्रश्न। जी हाँ, सुने। एक तो ये है कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर के साथ साथ में कौन से नगर को अपनी राजधानी बनाया था, बार बार अपने नाम लिया है, उसका याद कर लेंगे। सकलोत्रा पथनाथ की उपाधि किसने धारण की थी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस जो है लेसन का। उसके बाद में जो है हर्ष को पराजित करने वाला दक्षिण भारतीय शासक कौन था, कब उसने पराजित किया है, क्या कुछ हुआ, वो सारी बातें जो है आप इसमें बताएंगे। उसके बारे में हवैनसांग पर टिप्पणी लिखनी है आपको। हर्षचरित और कादम्बरी नामक जो है जो ग्रंथों की रचना किसने की है, ये आपने बताना है। और प्रयाग की महामोक्ष परिषद के बारे में जो है आप वर्णन कीजिए। डायरेक्ट प्रश्न जो है इस पे पूछा जा सकता है, प्रयाग की महामोक्ष परिषद। तो ये जो है कुछ 5-6 प्रश्न हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।